तो कल हम ये प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि इसमें देखिए हम ये सारी चीज़ें हम एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट को चेक कर रहे हैं। तो ये हमने कल स्विच केस से करना भी बताया था, कंडीशन से भी बताया था। तो केस में क्योंकि हमने जब दिया है तो देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों के लिए ही हमने यहाँ पर भी डिफाइन किया, जैसे हमने नॉर्मली इफ कंडीशन में भी यूज़ किया था, तो वो चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो हर केस में जितने भी केसेस हमने डिफाइन किए हैं, जो हमारा आउटपुट है वो सिमिलर है। जैसे यहाँ भी यही दे रहा है, यहाँ भी यही दे रहा है, कोई भी एक भी चेंज नहीं है। इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करा के दिखा रहे हैं कि ये हमें आउटपुट किस तरह से देगा। तो मेन्यू 4 का ये प्रोग्राम है हमारा, इसको हम रन कराते हैं। यहाँ आते हैं और एक अल्फ़ाबेट हमसे मांगा गया है, कैपिटल डब्ल्यू हमने एंटर किया है और ओके किया है। तो देखिए उसने बता दिया कि कैपिटल डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब दोबारा से हम एक बार इसको रन करा रहे हैं और इस बार स्मॉल ई दिया है हमने और ओके किया, तो बता रहा है ई इज अ वॉवेल। तो कैपिटल लेटर्स दें या स्मॉल लेटर्स दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ये है कि वो, क्योंकि हमने सारे केसेस डिफाइन किए हैं, तो वो प्रॉपर्ली आपको आउटपुट देगा। और नहीं, अगर आपने वॉवेल दिया तो फिर वो कॉन्सोनेंट डिफॉल्ट में चला जाएगा और डिफॉल्ट में आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ पर भी हमने सब कुछ किया है। लेकिन बस एक ही चीज़ जो देखने में थोड़ा सा हमें अलग लग रही है, खराब लग रही है, वो ये है कि सारे जितने भी केसेस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, इनका जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो सबका सिमिलर है। देखिए सब यही लिखा हुआ है। अल्फा मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो इज अ वॉवल, फिर अगेन इज अ वॉवल, इज अ वॉवल, सब में वही लिखा हुआ है और ब्रेक किया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अब लिखना क्यों मजबूरी था, मतलब हमने ऐसे अलग अलग क्यों किए, क्योंकि हमें इतने केसेस डिफाइन करने थे, इस वजह से लिखना भी जरूरी था। लेकिन अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमें मल्टीपल केसेस हमने डिफाइन किए हुए हैं, मगर हर केस का आउटपुट अगर सिमिलर है, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे केसेस में अपना आउटपुट स्टेटमेंट दें। जैसे मैं आपको कल भी ये बात बता रही थी कि ब्रेक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स नो डाउट। मगर अगर आप उसे स्किप करते हैं इन एनी सर्कमस्टांस, मतलब रिक्वायर्ड सिचुएशन में, तो ये नहीं है कि वो एरर आ जाएगी, एरर नहीं आएगी, वो उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेगा। बस अगर आपने ब्रेक नहीं दिया है तो सारे ही स्टेटमेंट्स आपके जो हैं वो सारे ही केसेस आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं। खैर, हमने यहाँ पे क्या किया कि जितने भी केसेस थे सारे के सारे उनके आउटपुट स्टेटमेंट डिलीट कर दिए, सारे के ब्रेक स्टेटमेंट डिलीट कर दिए, और केवल लास्ट केस में हमने लिखा रहने दिया जो स्टेटमेंट हम सभी केसेस में देना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, लास्ट में ही देना है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी हम अल्फाबेट एंटर करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा और अल्फाबेट को हम एंटर करेंगे, स्विच के अंदर वो अल्फाबेट जाएगा, तो ये या ये या ये या ये, इनमें से कहीं पर भी, मान लीजिए कैपिटल ई दिया, तो ये वाला केस हमारा ट्रू होगा। कैपिटल ई देने के केस में केस ई ट्रू होगा। जब यहाँ आएगा हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर, तो देखिएगा यहाँ तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। लेकिन क्योंकि जब ब्रेक होगा नहीं तो इसके नीचे फिर जाएगा, ब्रेक नहीं है यहाँ भी तो यहाँ आएगा, और यहाँ भी ब्रेक ना होने की वजह से कहाँ पहुंचेगा, इस केस में पहुंच जाएगा, और फिर ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी और प्रिंट होने के बाद आप बाहर आ जाओगे। तो इसीलिए इसको लास्ट में लिखा है। आप ऊपर भी लिख सकते थे, केस आई में भी लिख सकते थे, लेकिन फिर क्या, अगर यहाँ पर लिख देते तो क्या होता कि ए ई आई के लिए तो ट्रू होता, उसके बाद के लिए नहीं ट्रू होता। तो हमने लास्ट में इसीलिए लिखा है क्योंकि इनमें से किसी भी केस की सिचुएशन अगर हैंडल करनी है तो ये प्रिंटिंग हमें करानी है, ये काम हमको कराना है, तो इसीलिए लास्ट केस में इसको डाल दिया। तो ए ई आई ओ यू चाहे स्मॉल लेटर में दिया जाए या ए ई आई ओ यू कैपिटल लेटर में दिया जाए, क्योंकि ब्रेक नहीं किया है किसी भी केस को, तो लास्ट केस में ही जाकर के ये रुकेगा और ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। हाँ, इनमें से कोई अल्फाबेट ना देने के बाद अगर कोई और अल्फाबेट दिया तो फिर ये डिफॉल्ट पे आएगा और इस तरह से हमारी स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट होगी। हम इसको अब आपको एक बार फिर से सेव करके और प्रोग्राम को रन करा के दिखा रहे हैं। ये देखिए, अल्फाबेट एंटर करना है, हमने दे दिया मान लीजिए स्मॉल आई और कह दिया ओके। तो देखिए तब भी प्रिंट हो रहा है। हमने क्या दिया, कैपिटल यू, ओके किया, तब भी प्रिंट हो रहा है। हमने क्या दिया, स्मॉल ए, तब भी प्रिंट हो रहा है। तो जिस केस में जा रहा है वो केस हमारा टिक रहा है जाकर के लास्ट वाले केस तक, क्योंकि ब्रेक ना होने की वजह से वो जा लास्ट पे ही रहा है और ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम कोई ऐसा अल्फाबेट दे देंगे जो वॉवल नहीं है, जैसे एक्स दे दिया स्मॉल, ओके करेंगे तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप स्विच केसेस का यूज करते हैं। या अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और बताया कहा जाए
कि इसका आउटपुट बताइए, अगर अल्फा के अंदर ये एंट्री की गई है तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि अल्फा के अंदर अगर इनमें से कुछ दिया है तो आउटपुट ये आएगा। आप एरर नहीं लिखेंगे या आप ये नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिफॉल्ट दिया हुआ है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि केसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे तो उसमें आपको हर केस को मेंशन करना होता है। केस की अपनी एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर उसके अपने कंटेंट्स लिखे होते हैं। जैसे कि हमने कल एक प्रोग्राम और किया था ये वाला, है ना, उसकी अपनी एक बॉडी है, हर केस की अपनी एक बॉडी है। लेकिन क्योंकि हर केस की बॉडी डिफरेंट थी कि इसके स्टेटमेंट्स अलग है, इसके स्टेटमेंट्स अलग है, तो उनको अलग अलग लिखा भी और हर केस को दूसरे केस से ब्रेक भी किया। लेकिन इस सिचुएशन में जब केसेस में सिमिलर आपको आउटपुट स्टेटमेंट देने होते हैं तो आपको हर केस के लिए स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों ही टाइम वेस्ट करना, क्यों ही प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड दिखाना, है ना। काम को बहुत इजी और बड़ा एक प्रिसाइज मैनर में रखना है तो ऐसे देख लेंगे और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कल आपको ये भी कहा था कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी कंपलसरी नहीं होता है। माने वैसे तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो क्या प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है या नहीं एग्जीक्यूट होता है। ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिफॉल्ट का काम ये होता है कि जब हमारा केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम डिफॉल्ट पे जाते हैं। केस मतलब कोई सा भी केस, जितने भी केसेस हमने मेंशन किए हैं, अगर उनमें से कोई भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। जैसे कि अभी हमने मान लीजिए स्मॉल ई दिया तो उसने बता दिया ई इज अ वॉवल, लेकिन अगर हमने यहाँ पे दे दिया वी तो अब क्या है, यहाँ कुछ नहीं प्रिंट हो रहा। तो डिफॉल्ट हमने दिया तो या नहीं दिया, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए एरर नहीं है ना कुछ, ऐसे में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। बस प्रॉब्लम किस बात की हमको, कि जब कोई ऐसा केस, हम कोई ऐसा वेरिएबल डाल देते हैं जिसका कि केस डिफाइंड नहीं है तो हमारा प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हमको लगता है भाई ए ई आई ओ यू दे रहे हैं तब तो बता रहा है वॉवेल है, लेकिन ये भी तो बताना चाहिए कि कॉन्सोनेंट है या नहीं। अगर वॉवेल के अलावा कुछ और दे रहे हैं तो बताना चाहिए था ना कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे केस में नॉन रेस्पॉन्सिव प्रोग्राम बन जाता है, क्योंकि डिफॉल्ट जब मिस करते हैं तो डिफॉल्ट का मिस होना आपके केसेस के नॉन एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये चीज है, अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए, मान लीजिए एक प्रोग्राम ही आपको बनाने के, यही प्रोग्राम बना के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अल्फा के अंदर अगर हमने स्मॉल ओ डाला है तो क्या होगा, आउटपुट बताइए। तो आउटपुट होगा ओ इज अ वॉवल। और अगर आपसे कह दिया जाए कि अल्फा के अंदर हमने टी लिखा है, क्या होगा। तो ऐसे केस में आप बताइए नो आउटपुट विल बी जनरेटेड। एरर नहीं लिखेंगे, हो सकता है कंफ्यूजन के लिए वो आपको एक ऑप्शन दे दे कि एरर आएगी, लेकिन एरर नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्विच केसेस में, स्विच में ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये सारी चीजों से ही हमारा जो है पूरा का पूरा काम होता है। अच्छा, कल जैसे हम आपको बता रहे थे कि वो ये वाला हमने प्रोग्राम बताया था, तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें हमने ये किया है कि अपना चॉइस पहले ही मांग ली कि बताइए आप इनमें से कोई एक सिंबल प्रेस करें, प्लस माइनस स्टार या ऑब्लिक, और जो सिंबल आप प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो यहाँ पर नंबर पहले नहीं मांगे, सिंबल पहले मांग लिया है और सिंबल मांग करके केसेस डिफाइन कर दिए हैं और हर केस के अंदर वैल्यू भी मांग ली है, ये देखिए, है ना। तो अब इसको हम एक बार आपको रन करा के दिखा रहे हैं प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम है हमारा, ये देखिए अब क्या लिख करके आ गया, एंटर एनी सिंबल प्लस माइनस इनटू ऑब्लिक। अब मान लीजिए हमने ऑब्लिक सिंबल दे दिया और ओके कर दिया, तो अब देखिए क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू 1, हमने लिख दिया 12। ओके, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए 108 और फिर कर दिया ओके। तो क्या बता रहा है, क्वोशिएंट 0.1111 जो भी है वो आपका आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये आउटपुट देगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप पॉइंट में नहीं देना चाहते तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर आप होल नंबर में ही वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप क्वोशिएंट प्रिंट करा रहे हैं, क्वोशिएंट हमारा कौन से केस में है, इसमें, तो सी को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तब हम इसे लिखेंगे पार्स आईएनटी, ये फंक्शन यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम सी ले लेंगे ऐसे, और फिर हम इसे सेव करेंगे। फिर से हम अपने इसी विंडो में आ गए, हमने रिफ्रेश किया, हमने दिया पहले ऑब्लिक सिंबल, फिर हमने दे दिया 12, फिर हमने दे दिया 108 और ये देखिए पॉइंट वाली वैल्यू अब नहीं आ रही है ना।
इस तरीके से चीजें जो है आपकी आती हैं और आपको जो है काम किया जाता है, काम आप करते हैं। ये सब चीजें आपको जो है ध्यान रखनी होंगी, ये सब चीजों पे आपको काम करना है। तो इसी तरीके के स्विचेस के कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि अब आपने देखा कि जब हम केस में इनपुट ले रहे हैं स्विच के अंदर, तो हम केस में अल्फाबेट भी दे रहे हैं, ये मतलब सॉरी कैरेक्टर भी दे रहे हैं, यानी ये सिंबल भी तो कैरेक्टर ही है। और आपने देखा कि हम स्विच के अंदर जो डालते हैं उसमें ये ऐसे अल्फाबेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि आप केस के अंदर नंबर भी लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 भी ले लिया हमने, तो 1 2 3 भी ले लिया, सिंबल भी ले लिया, अल्फाबेट भी ले लिया, ये सब चीजें तो ले ली। अब हम आपको दिखाएंगे स्विच केस का एग्जाम्पल, जिसमें और भी कुछ चीजें हम कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम ये इतना डेटा हम कॉपी कर ले रहे हैं और एक ब्लैंक न्यू प्रोग्राम खोला यहाँ पर और जावा स्क्रिप्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल n। ठीक, n इज इक्वल टू हमने लिख दिया मान लीजिए 15, सपोज हमने ये लिख दिया और स्विच के अंदर हमने यही n डाल दिया, या n के लिए हम वैल्यू मांग लेते हैं, यहाँ क्या देते हैं प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, ये नंबर हमने मांग लिया और ये n में चला गया और n के अंदर हमने डाल दिया इसको स्विच को, ये हो गया। अब स्विच की बॉडी हमें डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर हमने पहला स्टेटमेंट लिखा केस 10 + 10 और यहाँ पर सिर्फ हमने कुछ प्रिंट करा लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड मॉर्निंग। एक हमने यहाँ पे सिंपल लाइन एक प्रिंट करा ली और इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया केस को। इसके बाद में एक और केस हमने डिफाइन किया यहाँ पर, केस 10/10 और यहाँ पर हमने प्रिंट कराया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखा हैव अ नाइस डे, ये प्रिंट कराया, इसको ब्रेक किया। तीसरा केस यहाँ पर हमने दिया केस 10 + 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट केस 10 - 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, और लास्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम। स्विच को क्लोज किया, स्क्रिप्ट टैब को क्लोज किया, बॉडी टैब को क्लोज किया और स्ट्रिंग टैब को क्लोज किया। तो सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अनम्यूट कर लें अपने आप को दोनों सब लोग और हमें बताइए आपके हिसाब से आउटपुट क्या होना चाहिए प्रोग्राम का, यदि n की वैल्यू, यहाँ पे हम खुद ही बता दे रहे हैं कि अगर n में मान लीजिए हमने डाल दिया 15, तो क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? केस 10 + 5 नहीं आउटपुट क्या आएगा? हाय हाई प्रिंट होगा। सही कह रहे हैं आशीषा, केस 10 + 5 ही एग्जीक्यूट होगा, सही बताया आपने। लेकिन क्योंकि ये केस एग्जीक्यूट होगा तो इसमें लिखा क्या है, प्रिंट क्या करिए, हाई प्रिंट कीजिए, तो हाई प्रिंट कर देगा ये, और कुछ नहीं होगा। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करा के ये हमारा प्रोग्राम है, रन करा लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए 15 डाला, क्या 15 ही डाला था?
वेलकम। हाँ ठीक है। ठीक है, आपने देखा कि केस 10+5, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली थी 15, तो उसने लेकिन क्या प्रिंट किया, वेलकम प्रिंट किया। अब वैसे तो हमने कई सारे केस बनाए, 20 के लिए बनाया है, 1 के लिए भी बनाया है और 5 के लिए भी बनाया है। अब अगर यही सारी वैल्यूज को हम इनपुट करके देखें तो देखिए यहाँ पे 20 को दिया तब भी उसने वेलकम दिया, 1 इनपुट कर रहे हैं तब भी वेलकम दे रहा है, और 5 इनपुट कर रहे हैं तो भी वेलकम दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट में, देखिए जावा जिन्होंने पढ़ा है, अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो जावा में और जावा स्क्रिप्ट में बहुत अंतर है। जावा स्क्रिप्ट में जो है ये अलाउ नहीं करता इस तरह के एक्सप्रेशंस, उसमें तो अलाउड है, जावा में तो अलाउड है, लेकिन ये आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस अलाउ नहीं करता। माने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप केस के अंदर नहीं डाल सकते। आप ये तो लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी तक केस डिफाइन किए कि केस 1, केस 2, केस 3 लिख सकते हैं। आप ये कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, ऐसे सिंबल्स भी ले सकते हैं, या इवन आप ABCD 1 2 ABCD भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को नहीं दे सकते हैं। इसी की जगह अगर हम मान लीजिए कोई स्ट्रिंग इनपुट करते, क्योंकि अब इसके अलावा इनपुट और क्या बचा हमारे पास, स्ट्रिंग बचा है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या देते, यहाँ पे एंटर एनी कलर, और कलर का ऑप्शन भी दे दे रहे हैं कि रेड दीजिए या तो फिर ग्रीन दीजिए या तो फिर येलो, इनमें से कोई एक कलर इनपुट कीजिए। तो ये एन में हमारा आ गया है कलर, और अब हम यहाँ पर अपने केस अलग अलग डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कह दिया रेड, और फिर से बिना ब्रेक किए एक और केस डिफाइन किया, केस डबल में रेड, डबल कोट्स में कैपिटल लेटर में रेड, क्योंकि रेड कोई भी स्मॉल में भी लिख सकता है और कैपिटल में भी लिख सकता है, स्ट्रिंग है या अल्फाबेट है, इसके केस में हमें ये चीज जरूरत है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टॉप, तो यहाँ पर स्टॉप लिख दिया हमने। अब इसी तरीके से हमें लिखना है येलो, या पहले ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन स्मॉल में भी ले लिया और केस ग्रीन कैपिटल लेटर्स में भी ले लिया। अब ऐसा है तो यहाँ पर क्या प्रिंट करिए, तो प्रिंट कर दीजिए गो, और उसके बाद यहाँ पर अगला केस हम दे दे रहे हैं येलो का, येलो, और केस येलो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करिए, तो प्रिंट कीजिए वेट। और इनमें से कोई कलर ना दे अगर यूजर, तो क्या प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट कर दीजिए इनवैलिड कलर। ठीक है, सेव कर रहे हैं, यहाँ आए, क्या छुटा है, कुछ छुट गया है क्या, डबल कोट्स सब जगह लगा दिए हैं, ये लगा दिए हैं।
मिस हो रहा है प्रोग्राम में। तो ये स्ट्रिंग भी नहीं लेता है जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब ये है। तो जावास्क्रिप्ट वैसे जावा भी नहीं लेता है, लेकिन जावा में अभी कुछ नए वर्जन्स आ गए हैं जो जावा हम लोग यूज करते हैं, जावा 11 अब इस समय जो यूज कर रहे हैं, वहां से लेकर के उसके बाद के जो वर्जन आए वो एक्सेप्ट करने लगा। पहले जावा भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन स्ट्रिंग में ही देना है हमको, जब भी देना है तो ये सिंगल कोट्स नहीं यूज होते हैं, होते डबल कोट्स ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये चीज आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जावा सॉरी इसमें जो आप केसेस यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं, तो ये आपके कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। कैरेक्टर में कोई सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, यानी कोई सिंबल, कोई सिंगल अल्फाबेट, या फिर कोई सिंगल डिजिट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ये कोई और चीज केसेस में एक्सेप्ट नहीं करता है, माने कोई वर्ड नहीं एक्सेप्ट कर सकता, या इवन कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। और यहाँ तक कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अलावा आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, जैसे केस ए प्लस बी, ऐसे भी नहीं लिख सकते। ये भी इसमें जो है इनवैलिड माना जाता है, ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सिर्फ डिजिट्स एक्सेप्ट करता है, जैसे ये केस 1 2 3 है, ये हो सकते हैं, या इसके अलावा सिंबल्स एक्सेप्ट कर सकता है। सिंबल सिंगल कैर है ना, और सिंगल कोट्स में ही आप लिखेंगे। और तीसरा आप जो है यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है आपसे अल्फाबेट्स, वो भी कैर के फॉर्म में ही यूज करेगा। स्ट्रिंग नहीं लेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं लेगा, और वेरिएबल्स को भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में नहीं देगा। ये सारी चीजें जो है हमें इसमें ध्यान रखनी होती है। चलिए, ये तो चीज हो गई। अब हम एक नया प्रोग्राम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जिसमें हम 3 इंटीजर मांगेंगे, और तीनों इंटीजर को अभी तक हमने ग्रेटेस्ट प्रिंट कराया है, हमने आपको बताया है ग्रेटेस्ट प्रिंट करना, लेकिन हमने आपको नेस्टिंग नहीं बताई है ना अभी। नेस्टेड इफ बताएं कि नहीं बताएं? यस मैम। नेस्टेड बता दिया है? यस मैम। मुझे तो लग रहा है मैंने इफ बताया है, नेस्टेड तो नहीं बताया अभी। हम नेस्टेड नहीं बताया, इफ कंडीशन। इफ बताइए ना, मल्टीपल लैडर पे बताइए। यस। तो आज बस वही नेस्टेड इफ बता देते हैं, तो ये हमारा इफ वाला पूरा वर्ड और स्विच केस सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक से अपने। देखिए, 3 नंबर मांग करके सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट करने का प्रोग्राम आप देख चुके हैं। आपको पता है कि 3 में से यही कंपैरिजन करना होता है कि पहला बाकी दूसरों से बड़ा है तो पहला वाला सबसे बड़ा है, दूसरा बाकी दोनों से बड़ा है तो दूसरा सबसे बड़ा है, नहीं तो तीसरा ही सबसे बड़ा है। लेकिन अब अगर हम इसमें नेस्टेड इफ का यूज करें, तो पहली बात तो ये है कि नेस्टेड इफ का यूजर यूजुअली प्रयोग जो करते हैं वो बहुत कम करते हैं, यूज कम करते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि नेस्टेड इफ जो होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि जो लोग उसे समझ जाते हैं, यूज करना उन्हें आ जाता है, तो उनके लिए उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो प्रोग्राम को बहुत ही प्रिसाइज कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो वैसे तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई कंपलसरी, कोई बर्डन नहीं है, कोई एनफोर्समेंट नहीं कि नहीं आपको यूज करना है ना। नेस्टेड इफ का यूज आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो नेस्टेड यूज का आप यूज करके अपना प्रोग्राम छोटा कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एग्जाम में ही मिल जाए कि भाई आपको ये काम नेस्टेड यूज से करना, नेस्टेड इफ से करना है, तब फिर आपको जो है वो काम नेस्टेड इफ से ही करना होगा, वो प्रोग्राम आप नेस्टेड इफ से ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप तब नहीं लिखते हैं तो फिर आपके नंबर कट हो जाएंगे, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लेने, वही वैल्यू 1 लिख लिया हमने, यही चीज कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक ही जगह कर दिया हमने बी, और यहाँ पर कर दिया सी। ये 3 हमने एबीसी वेरिएबल ले लिए, और आप सभी को पता है कि एक वेरिएबल और ले लिया हमने ग्रेटेस्ट, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब वैसे तो हम कहते थे कि यदि ये इससे बड़ा हो और ये इससे बड़ा हो तो सबसे बड़ा ये, लेकिन अब हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी,
और इसके अंदर आकर के हमने कहा इफ a इज ग्रेटर देन c, तो क्या करिए, g इज इक्वल टू a कर दीजिए, नहीं तो g इज इक्वल टू c कर दीजिए। छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा दिखने में नहीं लगेगा। इसके बाद ये तो हो गया हमारी पहली कंडीशन में, ये पहली कंडीशन हमने लगाई और इस कंडीशन को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, यानी अभी सिर्फ कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाई की है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कंडीशन का ये पूरा का पूरा शेडेड पार्ट जो है ये इसका ट्रू क्लॉज है, इसका ट्रू ब्लॉक है। पर यहाँ तभी आएंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, तो एक एल्स ब्लॉक हम और डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने दे दिया और यहाँ फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं। मान लीजिए इफ b इज ग्रेटर देन c, एक और कंडीशन लगाई तो क्या करिए, तो g इज इक्वल टू कर दीजिए b, नहीं तो क्या करिए, g इज इक्वल टू कर दीजिए c, और इसको हमने क्लोज कर दिया और ये हमने कंडीशन क्लोज की। देखिए अब जो है ये हमारा देखिए ये हमने कंडीशन लगाई यहाँ पर, लास्ट में हम प्रिंट भी करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेटेस्ट document dot write value 1, वैल्यू 1 में किसको प्रिंट कराने, एक को प्रिंट करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू 2, इसमें किसे प्रिंट कराना है, बी को प्रिंट कराना है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू 3 प्लस सी, और ऊपर ही ले लेते हैं वेरिएबल एल बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल बी कॉपी प्लस जी, ये हो गया। लास्ट में यहाँ पर हम तो ये हमारा देखिए नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ का मतलब है जब एक इफ के अंदर आप दूसरा इफ लगाते हैं, मतलब एक कंडीशन है, यदि वो कंडीशन ट्रू हो रही है उसके बाद उसी के साथ पहली कंडीशन के ट्रू होने पर ही आप दूसरी कंडीशन में जा रहे हैं, मतलब अंदर फिर और कंडीशन चेक हो रही है। अब वो कंडीशन ट्रू है तो उसका अपना ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक है, क्योंकि अब ये तो हमें पता ही चल गया कि जब भी कोई कंडीशन हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंडीशन या तो ट्रू होती है या होती है फॉल्स। ट्रू होती है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ सबसे पहली कंडीशन जो चेक हो रही है, देखिए वो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन अगर चेक हो रही है और ट्रू है तो इस कंडीशन का ट्रू ब्लॉक कितना हिस्सा है, ये पूरा वाला हिस्सा है। और नहीं अगर ट्रू हो रही है तो इस कंडीशन का फॉल्स ब्लॉक कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएंगे और यहीं से काम खत्म करके सीधे बाहर आ जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ आएंगे ही नहीं, इस वाले पार्ट में जाएंगे, यहाँ काम खत्म करके यहाँ आ जाएंगे।
इतनी चीज तो है। लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ट्रू ब्लॉक में आने पर भी फर्दर एक कंडीशन चेक हो रही है, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे इसका ट्रू ब्लॉक ये और फॉल्स ब्लॉक ये, इसका अपना एक ट्रू और फॉल्स ब्लॉक है, एल्स से ये सेपरेट किया गया है। ऐसे ही एल्स के अंदर जब आप फॉल्स ब्लॉक में आ रहे हैं, मतलब एंटायर फॉल्स ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो इसमें भी अपनी एक और कंडीशन दी गई है जिसका खुद का एक ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक है। यानी ये कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए, एक और कंडीशन चेक हुई, वो ट्रू हुई तो यहाँ आए, नहीं तो यहाँ आए। ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो यहाँ आए नहीं, सीधे कहाँ आए, यहाँ आए। यहाँ फिर कंडीशन चेक हुई, अगर ये ट्रू कंडीशन ट्रू हुई तो ये हुआ, नहीं तो यहाँ हुआ, और फिर हम बाहर आए। इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। इसको बहुत, मैं देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बैठे हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, या मान लीजिए फ्रेंड्स बैठे हैं। अब वो शाम के टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि घर जाना है कि थोड़ी देर अभी बाहर ही रहना है। फिर उन्होंने कहा जो लोग को घर जाना है वो घर जाएंगे। तो जो घर जा रहे हैं उन्होंने सोचा कि भाई घर जाके अगर खाना पसंद का बना होगा तो खाना पसंद का जो बना है वो खाएंगे और सो जाएंगे, नहीं तो बाजार से खाना ऑर्डर करके खाएंगे। ठीक है, एक तो उन्होंने ये सोचा। और जो बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि बाहर जाना है तो कॉफी पीनी है या तो फिर डिनर करना है। अगर कॉफी पीनी है तो मान लीजिए उन्होंने कहा हम सीसीडी चले जाएंगे या स्टारबक्स चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे, और खाना खाना है तो कहीं एक जगह XYZ जगह चले जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पहले यही सोचा जा रहा है कि क्या घर जाना है या नहीं। अगर घर जाना है तो खाना पसंद का बना है या नहीं। अगर पसंद का बना है चुपचाप खा लिया, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बाहर से मतलब ही नहीं है ना। और अगर घर जाना ही नहीं है तो यहाँ आए, कॉफी पीनी है कि खाना खाना है। अगर कॉफी पीनी है तो सीसीडी चले गए, नहीं तो कहीं भी खाना खाने के लिए चले गए, मोती महल चले गए, कहीं भी चले गए। तो इस तरीके से जब आपको चीजें करनी होती है तो नेस्टेड इफ का काम आपके प्रोग्राम को सिंपल कर देता है। अब हम इसको पहले रन करा के दिखाएंगे आपको। सेव कर रहे हैं और अब हम फाइल एक्सप्लोरर विंडो में गए। वो स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड है ऊपर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया। तो देखिए वो बता रहा है कि 3 ये वैल्यू दी गई है, ग्रेटेस्ट क्या है ये है। अब यहाँ दे दिया मान लीजिए 8, एक वैल्यू ये दे दी, एक वैल्यू ये दे दी और एक वैल्यू ये दे दी। तो देखिए 3 वैल्यू ये दी गई थी, एक ये, एक ये, एक ये, और उसमें जो है सबसे बड़ी वैल्यू ये है। माने कर हर बार वो यही रहा है, चाहे हम कौन सी भी बड़ी वैल्यू दे दें कि सबसे बड़ी वैल्यू ही आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस तरह से आप ये काम, ग्रेटेस्ट इज दिस, फर्स्ट वाली में पहली वैल्यू सबसे बड़ी कर दी, दूसरी वैल्यू हमने बीच की कर दी और तीसरी हमने सबसे छोटी कर दी। हाँ ठीक है, गलत ही कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप काम करते हैं। तो ये जो है आपका नेस्टेड इफ का भी यूज होता है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नेस्टेड इफ से आप क्या समझते हैं और नेस्टेड इफ का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप यूज कर सकते हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि आप काम को नेस्टेड इफ से करें। आप मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऑब्वियसली आप यूज करेंगे, क्योंकि हमने जो आपको कंडीशंस बताई हैं, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट कराने का जो प्रोग्राम पहले भी बताया है, वो भी इतने सरल तरीके से बता दिया कि वो भी उतना ही आसान है जैसे ये है। हाँ, अगर हर बार आप लिख रहे होते, प्रिंट कर रहे होते, तो वो बहुत ही टीडियस हो जाता, देखने में बहुत बड़ा सा लगता है। ये दोनों ही तरीके आपके लिए कंफर्टेबल होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरह से आप काम कर सकेंगे। बाकी एग्जाम की बात अगर है तो जैसे बोला है वैसे ही करना है, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप अपने प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो है, ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी खत्म कर दी है, कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे खत्म हो गए।
अब जो हम बात करेंगे अगली आपकी, वो हम अगले टॉपिक को यूज करेंगे। कंडीशंस हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, शायद आपकी बुक में कोई एक्सरसाइज वगैरह दी हो इससे रिलेटेड, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी चैप्टर हमारा यही चल रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।